नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, ITO दिल्ली। दोस्तों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। हमने उनमें किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, रूल्स का डिस्कशन किया, एग्जांपल्स डिस्कस किए और 12 टेंसेस यानी कि 8 + 4 8 वो टेंस जिनके पैसिव नॉर्मली आप यूज़ करते हैं और 4 टेंस हमने एडिशनल सीखे थे जिनका यूज़ नॉर्मली आम जनमानस में आप लोग करते नहीं हैं, बट फिर भी उनका पैसिव बनाना आपको आना चाहिए। तो 12 टेंसेस के दोस्तों हमने पैसिव्स की डिस्कशन अपनी क्लासेस में कर ली है। आज कुछ टिपिकल यूसेज हम डिस्कस करेंगे, ऐसे यूसेजेस जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से सीधा सीधा सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस तरीके से आपको एग्जाम में मिल जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करते समय कुछ ना कुछ उसके साथ में ऐसी चीज़ जरूर जोड़ेगा कि वो टिपिकल बन जाए। ठीक है, तो जिस बच्चे ने नॉर्मल टेंस का पैसिव बनाने के साथ साथ जो पिकुलियर एग्जाम्पल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस किया है, तो उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, GS का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। दोस्तों, ये तस्वीर जो आपके सामने है ये है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, ये उसका एक फोटोग्राफ है। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है दोस्तों, ये भारत की सबसे लंबी कैनाल है, सबसे लंबी नहर है। ठीक है, और ये तकरीबन 650 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपको दोस्तों आज क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स डज दिस इंदिरा गांधी कैनाल पासेस थ्रू। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है। और आपके पास ऑप्शंस हैं 4। ऑप्शन ए 1 स्टेट, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ठीक है, 1 राज्य या 2 राज्य या 3 या 4, कितने राज्यों से ये इंदिरा गांधी कैनाल दोस्तों पास होती है, ये आपको बताना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के अंत में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक की, कि जो कुछ स्पेशल केसेस हैं वो आज हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, हमने नॉर्मल तरह के जो सेंटेंस होते हैं, नॉर्मल टेंस जो हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हमें कुछ स्पेशल एग्जांपल्स लेने हैं। तो स्पेशल एग्जांपल्स में दोस्तों सबसे पहला आज हमारे पास जो एग्जांपल है ये है कि अगर आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो सेंटेंस में तो उसका पैसिव आप किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि आपको ये याद आना चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी थी। ये हम वर्ब्स के चैप्टर में दोस्तों एक्चुअली पढ़ चुके हैं, देखिएगा ध्यान से। बात हो रही है जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट या ऑट टू। ठीक है, ये सारी जो वर्ब्स हैं दोस्तों ये कहलाती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और इनके साथ में अगर आपके पास सेंटेंस है, आपके पास ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि इनका यूज हो रहा है, तो फिर आप किस तरीके से उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के जो स्पेशल सेंटेंस होंगे दोस्तों, इनके आने के चांसेस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसा सिंपल सेंटेंस नहीं आएगा आप वहां पर गीता राइट्स ए लेटर इसका पैसिव बना दीजिए, ऐसा नहीं आएगा दोस्तों। SSC CGL में आएंगे टिपिकल वाले। ठीक है, देखिए, तो जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वाले सेंटेंस हैं तो उनका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, वी मस्ट हेल्प द पुअर। जैसे पहला एग्जाम्पल दोस्तों, वी मस्ट हेल्प द पुअर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों इसका, कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प
द पुअर। तो दोस्तों अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है तो उसको आप किस तरीके से बनाएंगे, पहले इसका सिंटैक्स समझ लीजिए। आपके पास सब्जेक्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके साथ में मेन वर्ब है एमवी, ठीक है, मेन वर्ब। और यहां पर दोस्तों जब मॉडल ऑक्सिलरी लगती है तो उसके साथ में तुरंत बाद अगर मेन वर्ब आ रही है तो वो हमेशा डिक्शनरी फॉर्म में रहेगी, MV1 फॉर्म में रहती है, ठीक है। मेन वर्ब है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो जब इसका पैसिव आप बनाएंगे तो दोस्तों देखिए, मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब और ये आपकी ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है उठ करके कहां आ जाएगी, सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, उसके बाद में बी का इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसके बाद में MV3 लगेगी, फिर बाई लगेगा और फिर आपकी जो सब्जेक्ट है उसे ले आएंगे। किस तरीके से, जैसे देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस MV3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो आपका एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये ऑब्जेक्ट उठ करके स्टार्टिंग में आ जाएगी, ये तो हम सब जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे आप, उसके साथ में बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में MV3 मैं पिछली 2 क्लासेस से आपको बता रहा हूं कि कहीं पर भी पैसिव बनेगा तो MV3 और बाई का इस्तेमाल तो होना ही होना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो ये जो हमारा सेंटेंस था दोस्तों, इसको समझिएगा किस तरीके से बनाएंगे। द पुअर, ऑब्जेक्ट को उठा करके सबसे स्टार्टिंग में ले आए, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट, मस्ट के बाद में बी का इस्तेमाल कीजिए सर, बी। MV3 मेन वर्ब हेल्प, हेल्प की फॉर्म्स किस तरह से चलेंगी, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या बन जाएगी, हेल्प्ड, मस्ट बी हेल्प्ड। MV3 लगा दिया सर, अब उसके बाद में बाई का इस्तेमाल कीजिए, बाई का इस्तेमाल कर लिया सर। अब उसके बाद में सब्जेक्ट ले आइए, वी। अब दोस्तों देखिएगा, क्या वी लगा दें, नहीं सर, पैसिव वॉइस बना रहे हैं अब इसका ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि अब इस सब्जेक्ट को आप एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, मस्ट बी हेल्प्ड बाई अस। वी मत लिख देना, ये मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूं आपको, वॉइस की पहली क्लास में रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि जब कभी आप सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में लेके जाएंगे तो वहां पे उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आपको लगाना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस गलती से भी मत लगा देना दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई अस। इज इट क्लियर। इस तरीके से आप दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी के जो सेंटेंस होंगे उन्हें चेंज करते हैं। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम, ठीक है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम। तो कैन हुआ, कुड हुआ, वी कुड डू दिस जॉब कुड बी डन बाई अस, ठीक है। कैन, कुड, शैल, शुड, वी शैल राइट ए लेटर शैल बी रिटन बाई अस, ठीक है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाई अस। तो मॉडल ऑक्सिलरी लीजिएगा, उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल ऑक्सिलरी लेने के बाद में बी का इस्तेमाल करेंगे और MV3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाई और सब्जेक्ट को लास्ट में लगा देंगे। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। चलिए आगे बात करते हैं। एक यूज होता है दोस्तों जहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हैव का इस्तेमाल होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आप अगर हैव का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से दोस्तों उसका पैसिव बनता है, यह समझिएगा। जैसे he should have written letter, ठीक है। ये आपके पास सपोज सेंटेंस है, ही शुड हैव रिटन लेटर, अ लेटर, सॉरी, ही शुड हैव रिटन अ लेटर। तो इस तरीके से अब ये दोस्तों देखिए पिछले एग्जांपल से क्या चेंज हुआ है, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में आपने क्या लगा दिया,
हैव का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अगर हैव का इस्तेमाल होता है तब किस तरीके से सर इसको चेंज किया जाएगा? सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट हो गया सर, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, हैव हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद वर्ब आती तो V1 फॉर्म में होती, लेकिन अब क्योंकि यहां पर आपने हैव का इस्तेमाल कर लिया है और हैज या हैव लग जाए तो फिर तो वर्ब थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगती है वर्ब की, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आपकी ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? अब दोस्तों देखिए इसको किस तरीके से आप चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपनी ऑब्जेक्ट उठाएंगे, अपनी ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, हैव प्लस बीन प्लस MV3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये सिंटेक्स होगा कि अगर आपके साथ पास ऑक्सिलरी वर्ब और हैव का इस्तेमाल है तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, ए लेटर ऑब्जेक्ट उठा करके स्टार्टिंग में ले आए, ठीक है सर। ऑक्सिलरी वर्ब शुड, मैं प्लस क्यों लगा रहे, ऑक्सिलरी वर्ब शुड, उसके बाद में सर हैव, उसके बाद में सर बीन, उसके बाद में MV3 थर्ड फॉर्म। सर थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। MV3 हो गया, उसके बाद में सर बाई का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब सर फिर से देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। यहां पर आएगा तो कौन से केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बाई हिम, ठीक है। ए लेटर शुड हैव बीन रिटन बाई हिम, ठीक है। He should have written a letter should have been written by him. He could have written a letter, वो एक लेटर लिख सकता था, तो a letter could have been written by him, ठीक है। इसी तरीके से और कोई अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे he may have written a letter, शायद उसने एक लेटर लिख लिया होगा, ठीक है। a letter may have been written by him. He might have written a letter might have been written by him, ठीक है। तो इस तरीके से जब कभी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हैव का इस्तेमाल होता है तो आप क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस MV3 और बाई और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सिंपल है चीजें, इस तरीके से आपको थोड़ा सिस्टमेटिकली उनको समझना है। रटने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये दो तरह के दोस्तों हमने ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल्स देखे हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं, जैसे अगर आपके पास सब्जेक्ट है उसके साथ में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल हो गया और उसके साथ में आपको इन्फिनिटिव वर्ब दी है, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब हम जानते हैं कौन सी होती है दोस्तों, जिसमें आप टू का इस्तेमाल करते हैं, टू राइट, टू गो, टू जंप, टू प्ले, ठीक है। तो इस तरह की टू के इस्तेमाल के साथ में अगर टू के बाद में MV1 यानी फर्स्ट फॉर्म अगर दे दी जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है। तो आपको इन्फिनिटिव अगर सेंटेंस में मिल जाए तो उसका किस तरीके से दोस्तों आप पैसिव बनाएंगे ये समझिएगा ध्यान से। जैसे ये थर्ड वाला है, इन्फिनिटिव के साथ में पैसिव कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको सब्जेक्ट मिलेगा प्लस इज, एम, आर, मैं यहां पर दोस्तों सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीज आती हैं, ठीक है। प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव कैसे बनेगा दोस्तों, देखिएगा। ऑब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग में ले आएंगे, आपका जो इज, एम, आर, वाज, वर जो भी चीजें हैं, हैज, हैव, हैड, उनको ले लेंगे, टू बी का इस्तेमाल करेंगे, फिर MV3 का इस्तेमाल करेंगे, बाई का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, टू बी और MV3 और उसके बाद में बाई और फिर सब्जेक्ट। जैसे देखेगा ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
आई एम टू राइट ए लेटर। ये सेंटेंस का क्या मतलब है? आई एम टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है। ना तो मैंने अब तक लिखा है, ना मैं अभी लिख रहा हूं, लेकिन मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तुम्हें एक पत्र लिखना है, तुम्हें एक लेटर लिखना है। आई एम टू राइट ए लेटर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट इज एम, आर में से एम मिला है हमें यहां पर। टू राइट, यही तो है इन्फिनेटिव। टू राइट, टू जंप, टू गो, टू स्लीप, टू ईट, ठीक है। टू प्लस एम वी वन, यही कॉम्बिनेशन कहलाता है इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इन्फिनेटिव मिला है सर, और उसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे सर? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके आगे ले आइए, ए लेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गई सर। इज एम, आर में से क्या चीज है? अब दोस्तों देखिएगा, सेंड एक्टिव वॉइस में आपको एम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसिव में भी सर हम एम का ही इस्तेमाल कर लेंगे। हम चेक करेंगे कि अब हमारा सब्जेक्ट क्या है। ये रूल मैंने आपको बता दिया था कि आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे और टेंस के अनुसार लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अब हमारा लेटर है, उसके लिए क्या लगेगा सर? इज लगेगा। ए लेटर इज, ठीक है। वाज वर्ब क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर प्रेजेंट की बात है, ठीक है। नरेशन तो है नहीं कि सर टेंस चेंज किया जाएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आप टेंस चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट रहेगा। लेटर्स होते तो आर लग जाता, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट की बात है तो इसलिए, और एक वचन है इसलिए आप इज का इस्तेमाल करेंगे। इज लगा लिया। अब टू बी, टू बी। फिर सर MV3 थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई सर, रिटन। MV3 बन गई रिटन, ठीक है। उसके बाद में बाई का इस्तेमाल कीजिए। और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। आई लिख दूं सर? गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस बनाइए। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, रिटन बाई मी। ए लेटर इज टू बी रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाना है। इज इट क्लियर? आई एम टू राइट ए लेटर का क्या बन जाएगा? ए लेटर इज टू बी रिटन बाई मी। एक छोटा सा चेंज करता हूं, आई हैव टू राइट ए लेटर, मुझे एक लेटर लिखना है, तो ए लेटर का क्या बन जाएगा? हैज टू बी रिटन बाई मी। आई के साथ में तो दोस्तों आपने हैव लगाया था, ठीक है, लेकिन लेटर के साथ में सर सिंगुलर है तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। ए लेटर हैज टू बी रिटन बाई मी। आई हैड टू राइट ए लेटर, मुझे एक लेटर लिखना था। ए लेटर हैड टू बी रिटन बाई मी, ठीक है, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाना था। इस तरीके से आप इन्फिनेटिव वाला पैसिव बनाते हैं। आया बात समझ में दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीन एग्जांपल्स दोस्तों हमने अब डिस्कस कर लिए हैं। चौथा एग्जांपल लेते हैं। स्पेशल रूल्स में कौन सा हमारे पास है? अगर आपको देयर का इस्तेमाल करना हो, जैसे देयर के साथ में आप वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर लेते हैं। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव, इस तरीके से अगर आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिलता है, सर ऐसा कैसे सिंटैक्स बन सकता है? ऐसा बन सकता है बिल्कुल, जैसे देयर इज टाइम टू स्टडी। अगर हम ये कहें, एक एग्जांपल, देयर इज टाइम टू स्टडी, ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस हो, देयर इज टाइम टू स्टडी या देयर आर टॉपिक्स टू स्टडी, ठीक है, तो उनका पैसिव आप किस तरीके से बनाएंगे? तो इसका पैसिव बनाने का दोस्तों तरीका क्या है कि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव अगर आपको दिया हुआ है तो उसका पैसिव बनाने के लिए आप देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी और फिर MV3 का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं आप? देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी और फिर MV3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर इज टाइम टू स्टडी, तो इसका बन जाएगा देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, ठीक है, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड की ये अब पढ़ने का वक्त आ गया है, ठीक है, देयर इज टाइम टू स्टडी या देयर इज टाइम टू बी स्टडीड। इस तरीके से आप देयर वाला जो सेंटेंस है उससे चेंज करते हैं।
अगर आप और कुछ कहना, एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे देयर इज नथिंग टू से, कि अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक अक्सर डायलॉग कहा जाता है ना कि अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो देयर इज नथिंग टू से, तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? देयर इज नथिंग, ठीक है, यहां तक की कहानी। देयर वर्ब नाउन, अब उसके बाद में टू बी का इस्तेमाल कर लेंगे सर, और MV3 थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, से सैड सैड, ठीक है, टू बी सैड, देर इज नथिंग टू बी सैड। इज इट क्लियर? समझ में आई बात दोस्तों? तो ये कई बार इस तरह के जो टिपिकल एग्जाम्पल्स है ना, ये वहां पर फंसते हैं दोस्तों एग्जाम में। सिंपल वाला नहीं देगा, राधा गोज टू स्कूल या राधा राइट्स ए लेटर या राधा एट एन एप्पल, इस तरीके के नहीं देगा दोस्तों, टिपिकल वाले देगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 4 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए, 5वां देखिएगा। अगर आपको इट के साथ में मिले, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब आपको देयर नहीं दिया है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अब की बार क्या है? इट है। पिछले वाले में देयर था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस करता है, यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है? इट। ठीक है, तो अगर आपको इट के साथ में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मिल रहा है तो उसे किस तरीके से आप दोस्तों पैसिव में चेंज करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो इसका पैसिव बनता है इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, कि एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की जाने का समय आ गया है, कि ये वो समय है अब हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो अब वो समय है जब एग्जाम के लिए तैयारी की जानी चाहिए। फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड, एग्जामिनेशन की तैयारी करने का समय। ठीक है, इज इट क्लियर? इस तरीके से दोस्तों आप, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यहां पर क्या मिला है आपको? इट। पिछले वाले में आपने किसका इस्तेमाल किया था? देयर का, वहां पर देयर था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यहां पर इट है। इज इट क्लियर? आइए, अच्छा एक और टिपिकल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना है, देखिए ध्यान से। 6th नंबर, अगर आपसे यह कहा जाए कि आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, आई लाइक ऑडियंस, या आई की जगह ही कर दीजिए, ही लाइक्स ऑडियंस टू रेस्पेक्ट हिम। तो इस तरह के सेंटेंस का दोस्तों पैसिव कैसे बनाया जाएगा? ही लाइक्स टू बी रेस्पेक्टेड। और यहां पर दोस्तों ऑब्जेक्ट को ओमिट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है जानबूझ करके। ही लाइक्स टू बी रेस्पेक्टेड। इज इट क्लियर? ही लाइक्स ऑडियंस टू रेस्पेक्ट हिम, कि उसे पसंद है कि उसके जो श्रोतागण हैं, उसको जो सुनने वाले लोग हैं, वो उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। तो उसका पैसिव किस तरीके से बनेगा? ही लाइक्स टू बी रेस्पेक्टेड, उसे अपनी इज्जत करवाना, उसे अपना सम्मान करवाना पसंद है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही वॉन्ट्स समवन टू टेल ए स्टोरी, कि वो चाहता है कि कोई व्यक्ति आकर के कोई कहानी सुनाए। ही वॉन्ट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? ही वॉन्ट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड। ही, जैसे ही वॉन्ट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, एक कहानी सुनाए। ठीक है, वो चाहता है कि कोई आकर के कहानी सुनाए, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा दोस्तों? देखिएगा ध्यान से। ही वॉन्ट्स अ स्टोरी
टू बी टोल्ड, ही वांट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड बाई समवन, वो बाई समवन जो है उसे ओमिट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जाहिर बात है कि भाई कोई ना कोई तो आकर के सुनाएगा ही कहानी, ठीक है। तो इसलिए इसका ऐसे जो सेंटेंस होते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले, उनमें दोस्तों हम जो चीज मतलब जाहिर है कि यार ये ऑब्जेक्ट तो लगेगी लगेगी, तो उससे हम ओमिट कर देते हैं। जैसे यहां पर हमने ऑडियंस को ओमिट कर दिया, यहां पर गायब कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पे समवन जो है ओमिट हो जाएगा, उसे दोबारा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका पैसिव बनता है। ये टिपिकल है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, तो पैसिव क्या बन जाएगा, ही वांट्स टू बी लाइक्ड, वो चाहता है कि पसंद किया जाए, ही वांट्स टू बी लाइक्ड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव की बात कर लेते हैं अब। इंपेरेटिव के बारे में आपको इतना तो पता है कि इसमें क्या क्या आता है, कमांड आती है, आदेश, ठीक है, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों किस में आती हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं, ठीक है। जैसे स्विच ऑन द लाइट, लाइट ऑन कर दो, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ठीक है, गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ, शट अप, चुप रहो। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ये सब क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आप किस तरीके से पैसिव में बदलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जहां पर आप आदेश दे रहे हैं और मतलब आपने एक तरीके का ऑर्डर दिया है, तो वहां पर आप किस तरीके से पैसिव बनाते हैं। जैसे स्विच ऑन द लाइट, ठीक है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे आप इसका, जहां पर आपको कमांड या ऑर्डर दोस्तों सेंटेंस में दिख रहा है, तो वहां पर बनाने के लिए सबसे पहले नियम तो आप एक समझ लीजिए कि बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है। कमांड जब कभी दी गई है तो वो सामने बैठे वाले व्यक्ति को ही दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहां कमरे में बैठ करके किसी तीसरे आदमी के लिए कमांड दे दूंगा जो कि यहां पर मौजूद ही नहीं है। कमांड दूंगा जो जो आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है उसी को दी जाएगी, तो उसके लिए बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो पहला नियम है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, नॉमिनेटिव केस का कभी इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। जैसे यही सेंटेंस स्विच ऑन द लाइट, तो इसको आप जब पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, कि लाइट को जलने दो या जला दो। स्विच ऑन द लाइट, यहां पर आप कह रहे हो अपने सामने बैठे व्यक्ति को आदेश दे रहे हो कि लाइट जला दो, लाइट ऑन कर दो। पैसिव कैसे बनेगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, कि लाइट को जलने दो, ठीक है। इसी तरीके से ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, इंपेरेटिव सेंटेंस। पैसिव कैसे बनेगा, लेट द डोर बी ओपन्ड, कि दरवाजे को खुल जाने दो, लेट द डोर बी ओपन्ड, ठीक है। शट द विंडो, विंडो को बंद कर दो, लेट द विंडो बी शट, क्योंकि शट 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 इसकी तीनों फॉर्म्स दोस्तों सेम चलती हैं, शट शट शट, ठीक है। पुट 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 ये भी सेम चलती हैं। इसी तरीके से जैसे पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट कर दो, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप दोस्तों कमांड वाले सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको दोस्तों एडवाइस वाला मिल जाए, ये तो दोस्तों आपने कमांड के करे जहां पर आपको आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। अगर एडवाइस वाला हो जहां पर आपको सलाह दी जा रही है, ठीक है, अगर सलाह दी जा रही है तो वहां पर सुर अलग हो जाएगा, वहां पर आप अलग हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। जहां पर आप अपने सामने वाले को, श्रोता को एडवाइस दे रहे हैं, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प दी पुअर, कि गरीब की मदद करो, गरीब की मदद करो, ये आप सलाह दे रहे हो,
आदेश नहीं दे रहे हो किसी को कि भाई जाओ, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं जाकर के गरीब की मदद करके आओ, नहीं। आप अपने किसी व्यक्ति को, अपने मित्र को सलाह दे रहे हो कि भाई गरीब की मदद करो। तो इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा दोस्तों? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीब की मदद की जानी चाहिए, शुड बी हेल्प्ड, ये एडवाइस है, ठीक है। इसी तरीके से रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये भी आप सलाह दे रहे हो ना, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। द एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, द एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। ये जो अच्छी बातें, नैतिक बातें होती है ना दोस्तों, ये सारी की सारी किस में आएंगी? ये एडवाइस में आती हैं, ठीक है। जो नैतिक बातें होती हैं, मूल्य हैं, मोरल्स हैं, कि भाई सच बोलना चाहिए। इसी तरीके से आप ले सकते हो कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कि सच बोलना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें होती हैं दोस्तों, जो अच्छी बातें हैं, वो सब किस में आती हैं? एडवाइस में आती हैं, और वो इस तरीके से बनेंगी। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द एल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड, द डेस्टिट्यूट शुड बी फेड, कि जो बेघर लोग हैं उन्हें खाना खिलाना चाहिए, ठीक है, और जानवरों पे दया करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो जितने भी सेंटेंस हैं, जो नैतिक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो सारे इस वाली कैटेगरी में, इंपेरेटिव की जो एडवाइस वाली कैटेगरी है दोस्तों, वहां पर आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसा इंपेरेटिव है जिसमें रिक्वेस्ट आ रही है, अब आपने कमांड का देख लिया दोस्तों, एडवाइस का देख लिया, अब देखिए कि अगर रिक्वेस्ट है तो किस तरीके से बनाएंगे? प्लीज हेल्प मी। कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कह रहा है कि भाई प्लीज हेल्प मी, तो क्या वो आपको आदेश दे रहा है? हैं? अगर सपोज मेरे सामने खड़ा व्यक्ति मुझसे ये कहे प्लीज हेल्प मी, तो क्या वो मेरे को आदेश दे रहा है? मतलब मेरे को ऑर्डर दे करके अपनी मदद करवा लेगा क्या वो? नहीं सर, मैं तो नहीं करूंगा उसकी मदद। प्लीज हेल्प मी, क्या वो मेरे को सलाह दे रहा है कि यार तुम मेरी मदद कर दो? सलाह भी नहीं है, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। वो मुझसे फरियाद कर रहा है, मदद मांग रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर है जहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है, उसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये लिया जाए, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, कि कृपया दरवाजे को बंद कर दो, तो क्या बनाएगा इसका? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द, टू शट द डोर, ठीक है, कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया दरवाजा बंद कर दें, टू शट द डोर। इसी तरीके से प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाले जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं, इसमें प्लीज लग जाए या काइंडली लग जाए तो आप पहचान लेंगे कि ये तो रिक्वेस्ट है। और जब आप उनका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना कि जब कभी आप रिक्वेस्ट वाले का पैसिव बनाएंगे तो ना तो आप काइंडली शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ना आप प्लीज शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पैसिव में से गायब हो जाएंगे। उनको गायब करने के बदले ही तो आप रिक्वेस्टेड शब्द लगा रहे हो। ये जो रिक्वेस्टेड शब्द लग रहा है, ये उस काइंडली या प्लीज की जगह पर ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? अब तक देखिए आपने इंपेरेटिव की 3 कैटेगरी समझ ली हैं। पहला जहां पर आप कमांड देते हैं, दूसरा जहां पर आपने क्या किया, आपने उसको एडवाइस दी, तीसरा जहां पर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपेरेटिव सेंटेंस की कहानी है, ठीक है। अब एक कई बार आता है जहां पर सजेशन होता है, ठीक है, सजेशन भी कई बार होता है, देखिएगा ध्यान से। इंपेरेटिव में आप सजेशन भी दे सकते हैं, किस तरीके से? सजेशन, प्रस्ताव, जहां पर आप क्या दे रहे हैं? एक प्रस्ताव रख रहे हैं। प्रस्ताव किस तरीके से हो सकता है? जैसे लेट मी डू दिस वर्क,
लेट मी डू दिस वर्क, कि ये काम मुझे करने दो, ठीक है, लेट मी डू दिस वर्क। अब एक चीज दोस्तों यहां पे ध्यान देना, इस सेंटेंस में आपको कितनी ऑब्जेक्ट नजर आ रही हैं? लेट मी डू दिस वर्क, इस सेंटेंस में आपको कितनी ऑब्जेक्ट नजर आ रही हैं? सर एक ही ऑब्जेक्ट नजर आ रही है, वर्क? नहीं, यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये व्यक्ति ये काम करेगा, तो सर ऑब्जेक्ट तो यही हुई ना? नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इसको ये काम करने की परमिशन देगा कौन? एक यहां पर तीसरा व्यक्ति है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी डू दिस वर्क, कि तुम मुझे ये काम करने दो, मैं और काम, और इस काम को करने की मुझे परमिशन कौन देगा? कोई तीसरा व्यक्ति है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो जीवित व्यक्ति है एक ऑब्जेक्ट ये है, और एक जो निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। और अब यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो निर्जीव चीज होती है, नॉन लिविंग थिंग, उसे कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहते हैं आप? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में दो तरह की ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये स्पीच की बात नहीं हो रही है, ये केवल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये ध्यान रखने का। जो नॉन लिविंग थिंग होगी वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगी, और जो लिविंग थिंग होती है, जीवित व्यक्ति अगर कोई है, ठीक है, मैंने उसको डंडे से मारा, तो यहां पर दोस्तों उसको, वह जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और डंडा क्या है? डंडा भी ऑब्जेक्ट है। तो डंडा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सेंटेंस में आपको दोस्तों दो ऑब्जेक्ट भी मिल सकती हैं, और अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव आप किस तरीके से बनाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब जब इस तरीके का सेंटेंस आ जाए तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे ले आइए स्टार्टिंग में, लेट का इस्तेमाल रखेंगे, लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? लेट दिस वर्क बी, MV3 का इस्तेमाल होगा बाई मी, लेट दिस वर्क बी डन बाई मी, कि मुझे ये काम करने दो। तो आपने दोस्तों क्या किया, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके साथ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थी, MV1 का इस्तेमाल हुआ, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठा करके स्टार्टिंग में ले आए आप, लेट दिस वर्क, बी का इस्तेमाल जुड़ जाएगा यहां पर, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है तो सर जाहिर सी बात है कि MV3 का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। टू का अगर दोस्तों इस्तेमाल हो जाता है, अगर आपको किसी पैसिव में, जैसे हमने इससे पहले इंपेरेटिव के जो सेंटेंस सीखे थे वहां पर आपने टू लगाया, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो टू के बाद में फिर आप MV3 नहीं लगाएंगे। टू अगर आ गया है किसी सेंटेंस में तो टू के बाद में MV1 का ही इस्तेमाल होगा, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वो एक एक्सेप्शन है कि जहां पर MV3 का इस्तेमाल नहीं होता है पैसिव में, बाकी अगर टू का इस्तेमाल नहीं है तो फिर MV3 का ही आप प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर? लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। इसी तरीके से लेट अस वर्क, कि चलो काम करते हैं, तो उसका क्या बन जाएगा? इट इज सजेस्टेड टू डू सम वर्क, ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क, कि ये अब ये प्रस्ताव दिया जाता है कि हमें काम करना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, इसको भी लिख लेते हैं, लेट अस वर्क, कि हमें काम करना चाहिए। तो ये भी क्या है दोस्तों? एक प्रस्ताव है। तो इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा? इट इज सजेस्टेड, कि ये प्रस्ताव दिया जाता है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। सर ये कैसे पहचानेंगे कि वो जो पिछला वाला था वो वाला इस्तेमाल करना है या इट इज सजेस्टेड वाला इस्तेमाल करना है? समझिएगा, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिल जाएं तो आप पहले वाला जो यूज था, ठीक है, पहले वाला यूज वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? कि लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, इस वाले में सर सिंगल ऑब्जेक्ट है वर्क, लेट अस वर्क, हमें काम करना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए फिर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। इसी तरीके से लेट अस गो फॉर अ वॉक, कि आइए हम टहल करके आते हैं, लेट अस गो फॉर अ वॉक, इट इज सजेस्टेड
इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, वी शुड गो फॉर ए वॉक। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोस्तों सजेशन वाला पैसिव भी बना सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? अब दोस्तों एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव या एक काम करते हैं दोस्तों, आज की क्लास को इतना रखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और क्योंकि उसमें आपको WH वर्ड और विदाउट WH वर्ड यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो दोनों कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में अपना कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। चलते चलते अपना GS का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंदिरा गांधी कैनाल की तस्वीर जो आपके सामने है दोस्तों, ये भारत की सबसे लंबी कैनाल है। ठीक है, और ये तकरीबन 650 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपको ये बताना था कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। आपके सामने 4 ऑप्शंस थे, 1, 2, 3 या 4, कितने राज्यों से ये नहर गुजरती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, 3 स्टेट्स। ठीक है, ये नहर जो है ये दोस्तों 3 राज्यों से होकर के गुजरती है, और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, ये नहर जो है एक्चुअली दोस्तों 1940 में इसका जो है जो प्लानिंग थी वो स्टार्ट हुई थी 1940 के दशक में। और ये प्रस्ताव दरअसल ये रखा गया था कि सतलुज और ब्यास नदी जो है पंजाब में, वो दोनों जहां पर मिलती हैं वो हरीके नाम की जगह है। ठीक है, हरीके बैराज है, एक बांध बना हुआ है हरीके बैराज। ठीक है, वहां पर सतलुज और ब्यास नदी, ये दोनों नदियां मिलती हैं। तो वहां से ही एक नहर का निर्माण किया गया कि भाई राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए नहर बनाई जा सकती है। तो हरीके से स्टार्ट होती है ये नहर और राजस्थान तक पहुंचती है। ठीक है, थार मरुस्थल तक, उसके नज़दीक तक पहुंचती है, और 649 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, जिसको राउंड अबाउट करके 650 किलोमीटर माना जाता है कि इसकी नहर की जो टोटल लंबाई है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, 3 स्टेट्स। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आप सबसे विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर और GS की निःशुल्क और सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत है। आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।